नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत की 2 दिवसीय यात्रा की। प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की प्रमुख शी जिनपिंग दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए शुक्रवार को भारत में होंगे। 11 और 12 अक्टूबर को होने वाली ये वार्ता एक ऐसा अवसर होगा जब दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के बहुत सारे जरूरी मुद्दों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये शिखर वार्ता चेन्नई के पास मामल्लापुरम में होगी। यात्रा कई मायनों में काफी अहम है। यात्रा के पूरी तरह से अनौपचारिक रहने के संकेत हैं, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग में बातचीत होगी, मुलाकात होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान बॉर्डर पर शांति, पीपल टू पीपल कनेक्ट पर बातचीत हो सकती है। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि दोनों नेता इसी बैठक में विशेष प्रतिनिधि वार्ता की तारीख भी तय कर सकते हैं। इस दौरान सबसे खास ये है कि भारत दौरे से पहले कश्मीर को लेकर चीन के रवैये में भी बदलाव के संकेत मिले हैं। चीन के राष्ट्रपति के इस दौरे से हासिल क्या होगा? इस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य के आईने में कौन सा अक्स उभरेगा? इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ सुरेश के गोयल साहब जुड़ रहे हैं, जो पूर्व राजदूत हैं। सर, स्वागत है आपका। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केंद्र और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। आपका भी स्वागत। शुरुआत गोयल साहब आप ही से करना चाहेंगे। सर, इस मुलाकात को जिसको हम अनौपचारिक कह रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें परोक्ष रूप से कहें, प्रत्यक्ष रूप से कहें, हम सभी को हैं। सर, हासिल क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो अभी बोलते हैं कि इनफॉर्मल मीटिंग है, जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इनफॉर्मल कुछ भी नहीं होता है। बातचीत होगी, पूरी तरह से बातचीत होगी, लेकिन फ़र्क जो मैं समझता हूँ कि जो बातचीत होगी उसमें जो डिटेल्स की बातें, स्पेसिफिक इश्यूज़ वो डिस्कस होंगे, लेकिन उनके ऊपर जोर ज़्यादा ये रहेगा कि जो भारत और चीन के जो आपसी संबंधों में वुहान के बाद भी कुछ एक दो जो संकेत ऐसे मिले हैं कि खटास है या थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ है, कि दोनों को एक दूसरे में एक जो कंटेस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। और दरअसल बात यह है कि खाली एशिया के लिए नहीं, पूरे भूगोल के लिए, विश्व के लिए भारत और चीन के संबंध काफ़ी अहमियत रखते हैं, विश्व शांति के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए भी। तो इसके ऊपर पूरे विश्व की ये निगाह रहेगी और दोनों देशों को भी ये है कि उनके जो संबंध हैं अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। तो ज़्यादातर बातचीत वो होगी कि जो भारत और चीन के बीच में जो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है, कि एक आपसी जो मुद्दा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को किस तरह से एकोमोडेट करें, कि कोई ये कंटेस्ट की जो है कंपटीशन होगा, लेकिन कंपटीशन को हम कैसे अवॉइड करें कि ये बिल्कुल नकारात्मक बन जाए, वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होंगी। उस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने बताया स्पेसिफिक इश्यूज़ की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत के बारे में बातचीत होगी, ट्रेड के बारे में बातचीत होगी, क्योंकि ट्रेड एक मुद्दा बन चुका है। आई एम क्वाइट श्योर कि जो कश्मीर के बारे में जो स्टैंड लिया है उसके बारे में जिक्र आएगा, पाकिस्तान के बारे में जिक्र आएगा, इन सब बातों का जिक्र होगा, लेकिन एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में जो फ्रेमवर्क रहेगा कि जो आपसी जो संबंध हैं उनमें हम कैसे आपसी मनमुटाव को इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं कि दिक्कतें खड़ी हो जाएं। ठीक। प्रोफेसर सिंह, इस मुलाकात से पहले, जिसको हम अनौपचारिक कह रहे हैं, इस अनौपचारिक मुलाकात से पहले, इस दौरे से पहले असल में थोड़े से सुर बदले हुए चीन के दिखाई देते हैं जब कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि यही वो चीन है जो कह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीर पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं, ये दोनों देश आपस में सुलझाएं, ये द्विपक्षीय मसला है। सर, इस बदले हुए अंदाज का एनालिसिस आप कैसे करते हैं? देखिए, चीन और भारत दोनों ही बहुत ही परिवर्तनशील और विश्व के सबसे बड़े समाज हैं, सबसे तेज़ी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। तो उनके सुर में जो है वो कई तरह के रंग नज़र आना, ये कोई अपने आप में अलग बात नहीं है, संभव रहता है ऐसे। और जो आपने कहा कि इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से पहले सुर कुछ बदले, उसके कारण जाहिर है, हम सबको मालूम है कि जब पुनर्गठन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उनकी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी और रीइंफोर्स होती है, और सीधा केंद्र का वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसका कुछ असर चीन पर पड़ता है और उसको जवाब देना संभव है। मतलब उसको एक्सपेक्टेड है कि वो कुछ ना कुछ कहेंगे उसके बारे में।
पर आप देखें कि जब विदेश मंत्री ने कहा बार बार कि इसमें कोई जो हमारी क्लेम्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो समझाने के बावजूद, क्योंकि चीन को पाकिस्तान को ये समझाना ज़रूरी है कि हम आपके साथ खड़े हैं, इसीलिए वो मुद्दा सुरक्षा परिषद में लेकर गए। उन्होंने कहा कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है जिस तरह से पुनर्गठन हुआ है। और पिछले ही सप्ताह आप देखें कि वहाँ के विदेश मंत्री जो हैं वांग यी, उन्होंने अपनी स्पीच में यूएन रेजोल्यूशंस की बात तक कर दी। तो अब कल मंगलवार को वहाँ के जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने अपना सुर बदला और कहा कि ये तो भारत और पाकिस्तान को आपस में तालमेल बनाने की एक कोशिश होनी चाहिए, और कश्मीर पर जो चीन की नीति है वो उन्होंने कहा कि साफ है, क्लियर एंड कंसिस्टेंट। और वो क्लियर एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी तो पूरे विश्व को मालूम है, वो न्यूट्रलिटी की है। 70 के दशक से विदेश मंत्री शेनचिंग से शुरू कीजिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो भाषण है पाकिस्तान की सीनेट में 96 में, वहाँ से लीजिए, कारगिल में उनकी न्यूट्रलिटी देखिए। तो जब वो कहते हैं कि पॉलिसी हमारी नीति कंसिस्टेंट है, तो वो वापस अपनी न्यूट्रलिटी पर जाते हैं। तो उसका क्या है कि चीन भारत और पाकिस्तान की दोनों की क्या महत्वता है उनके लिए, वो अच्छे से समझता है। और इस शिखर वार्ता में हमें कुछ सफलता मिले दोनों तरफ से, इसकी कोशिश में उन्होंने ये सुर बदला है। तो ये नहीं कि वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे या भारत से अलग रहेंगे, दोनों में तालमेल बना के रखने की कोशिश करेंगे। और उसमें भारत एक बड़ी उभरती शक्ति है, इसलिए भारत से उनका रुझान, जो झुकाव है, वो ज्यादा होगा और वो नजर आता है। ठीक है, तो दोनों ही तरफ तालमेल बैठाने की एक कोशिश के तौर पे इन बदले हुए सुरों को समझा जा सकता है। लेकिन अरविंद जी, हमने पिछले साल देखा था जब वुहान में समिट हुई, उसके बाद दोनों ही देश यानी भारत और चीन के संबंधों में एक नई गति, एक रफ्तार देखने को मिली। क्या इस मुलाकात को हम उस मुलाकात के एक्सटेंशन के तौर पर देख सकते हैं? ये अगला अध्याय है क्या उसी मुलाकात का? देखिए, मुझे लगता है कि जो वुहान समिट हुआ वो डोकलाम के बाद हुआ। उस समय एक भारत और चीन के रिश्तों में एक तरह की दरार आ गई थी, तो उसको रिकवर करने के लिए वो वुहान समिट हुआ। तो वुहान समिट में दोनों साइड ने कहा, एक वुहान स्पिरिट हुआ, एक लार्जर कंसेंसस हुआ कि ग्लोबल स्थिति कैसी है, रीजनल लैंडस्केप कैसा है, और एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाने की बात हुई कि भारत और चीन के रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सम टोटल करके वुहान स्पिरिट हुआ। लेकिन उसके बाद दो बड़े इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। एक तो हुआ पुलवामा और एक हुआ ये 370। पुलवामा के बाद और 370 के बाद चीन जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आया, और इनकी वजह से भारत और चीन के रिश्तों में फिर से कुछ तरह की दरार या तनाव या जो भी आप कहना चाहें, खटास वो आई। लेकिन भारत और चीन चाहते हैं कि ये एक हद से आगे ज़्यादा ये दरार ना हो। वांग यी की स्टेटमेंट में यूएनजीए में यूएन रेजोल्यूशंस की बात कश्मीर के संदर्भ में करना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने थोड़ा सुर ज़रूर बदला होगा, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल सुर ना बदले। अभी इमरान खान वहाँ थे, अभी भी बीजिंग में, और उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे खुद जम के बात हुई वहाँ पे। तो ये स्थिति इतनी ज़ोर से बदल रही है कि हम एक स्टेटमेंट या एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक उसमें नहीं रह सकते। हमें देखना पड़ेगा कि पूरे जैसे जैसे समय गुजरता है, चीन का रुख पाकिस्तान की तरफ कैसा है और चीन का रुख भारत की तरफ कैसा है। ये बात ठीक है कि चीन को भी थोड़ी मुश्किल हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो थोड़ा तनाव है उसके क्योंकि वो चाहता है कि दोनों के साथ रिलेशनशिप ठीक रहे। लेकिन अगर आप गहराई से उनकी स्टेटमेंट्स देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की महत्ता चीन के लिए बहुत अधिक है। वो अपने आप को ऑल वेदर फ्रेंड मानते हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर मानते हैं, और इमरान खान बार बार जाते हैं और वहाँ पे चीन की प्रशंसा करते हैं। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई हैं, पाकिस्तान लगभग चीन का एक कॉलोनी तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन उनके रिलेशनशिप इतने आगे हैं कि चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप आज चाइना इंडिया रिलेशनशिप पे उसके ऊपर उसका असर पड़ सकता है। तो इस महाबलीपुरम में मीटिंग्स बहुत अच्छी बात है, इनफॉर्मल रूप में। अब दोनों साइड चाहती हैं कि इसको एक अच्छा नतीजा आए, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है जब जो हमारे मुद्दे हैं बायलैटरल, जैसे कि बाउंड्री का मुद्दा है, खासकर बाउंड्री का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस पे कुछ एक प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर हम इन मुद्दों पे प्रोग्रेस नहीं दिखा पाते हैं
और सिर्फ इतना हमें रुक जाएं, एक स्टेटमेंट इशू हो जाए कि दोनों ने आपस में बात की और एक कंसेंसस हुआ, दोनों ने एग्री किया कि भारत और चीन के रिश्ते स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब ठीक है, लेकिन एक मेरा ख्याल एक ठोस इसका आउटकम भी होना चाहिए, यहाँ से निकलनी चाहिए, एक निकलनी चाहिए। लेकिन क्या वो निकलेगी, वो अब देखने वाली बात है। क्या हमें एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, वो देखने वाली बात है। सुरेश जी, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, जो सर ने कहा कि असल में सीमा विवाद पे कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जिसे हम कॉन्क्रीट लेवल पे देख पाएं, समझ पाएं। लेकिन सर, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, देखिए सीमा विवाद अलग है, पड़ोसियों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हो सकते कि लार्जर स्केल पे हम उसे प्रमुखता दे दे, उसे हम गौर करना सीखें, उसको माइनर करना सीखें। तो क्या माना जाए ये भी एक संकेत है इनडायरेक्ट वे में कि इस पे कोई बात नहीं होने वाली है? देखिए, ऐसा है कि हम कुछ बातों को जरा ज़्यादा बढ़ा करके बात करते हैं। मैं बड़े ध्यान से इस टाइम पर ये बात बोल रहा हूँ। आप बात करते हैं सीमा विवाद की। जी। सीमा विवाद कोई 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का मुद्दा नहीं है। ये भारत की जब इंडिपेंडेंस 62 में तो वॉर हुई थी, लेकिन 50 से अगर लगातार चलता चला आ रहा है ये मुद्दा। और मेरे ख्याल है दोनों देशों में से किसी को भी ये आशा नहीं है कि सीमा विवाद के मुद्दे पर इस इनफॉर्मल अनौपचारिक वार्तालाप के बाद में कोई भी इसके ऊपर हल निकलेगा। इतना जटिल किस्सा है कि उसके बाद बातचीत होगी, आशा रहेगी कि ट्रैंक्विलिटी रहे, स्टेबिलिटी रहेगी। मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो मुद्दे रहेंगे वो मुद्दे यही रहेंगे कि इस समय अगर देखा जाए तो भारत और चीन विश्व की जो एक आर्थिक व्यवस्था में, स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट में, जो राजनीतिक संदर्भ में है, उन दोनों की जो पोजीशनिंग ऐसी है कि अगर उसकी जो बैलेंसिंग में कहीं भी थोड़ी गड़बड़ होती है तो पूरे विश्व में जो है अशांति फैल जाती है। ये तो जो बात होगी तो उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो होनी चाहिए वो होनी ये चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे बीच में काफ़ी सारे फ़र्क हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। ये एक मुद्दा है बाउंड्री का। हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बातचीत करेंगे, कोशिश ये रहेगी कि ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क इतना बहुत अहम ना बन जाए कि हम इसके अलावा और कोई बात कर ही नहीं पाए। ट्रेड है, अब ट्रेड में अगर हम कहें कि हम जो है, जो हमारा $60 बिलियन का जो ट्रेड डिफरेंस है, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। जब तक भारत के उद्योगपति फार्मास्यूटिकल्स के APIs के लिए, पावर ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट के लिए, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए वो हुआवे की बात करते हैं, उसके ऊपर अगर चाइना पर निर्भर करते रहेंगे तो फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है हमको कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे कि भाई अगर ट्रेड की वजह से ये फ़र्क नहीं पड़ता है, और क्या तरीका है कि हमारी इकोनॉमिक आपस की जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे को मजबूत करे। ये ट्रेड इकोनॉमी की बात कर लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि इस समय अगर सिक्योरिटी बैलेंसिंग देखी जाए तो उसमें भारत और चीन दोनों ही अपनी जगह पर जिस सिचुएशन में है, बहुत अहम सिचुएशन है। हमेशा जब बात होती है तो बात ये होती है कि चाइना इंडियन ओशन में क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक की बात होती है, क्वाड की बात होती है कि इंडिया USA के, ऑस्ट्रेलिया के करीब चला जाता रहा है। इससे चीन की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो हमको समझना ये है और बातचीत ये होनी चाहिए कि भारत और चीन दोनों ही बड़े देश हैं, लेकिन इन मुद्दों से हम दोनों के आपसी संबंधों में ऐसी दरार नहीं पड़नी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से जब भी कोई ऐसा मसला आए तो बातचीत करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि बजाय खाली अनौपचारिक वार्ता के, जब भी कोई ऐसी बात होती है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री हों या विदेश सचिव हों, अपने लेवल पर फ़ोन उठाएं, बात कर सके कि देखिए भाई ये बात ये है, ये हमारा समझना ये है, ठीक है, इस तरह से ये ठीक है। लेकिन प्रोफेसर सिंह, अगर सीमा विवाद इतना बड़ा मसला है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा भी 1962 की वॉर के बाद शायद कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई नहीं सीमा पे जो दोनों देशों के बीच में बड़ी तल्खी की वजह बन पाए। उस इशू को वहां छोड़ के क्या बाकी इशू में, बाकी एस्पेक्ट्स में हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या इस तरह की गुंजाइश आपको दिखाई देती है सर? बहुत पहले 1988 दिसंबर में जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा हुई थी पहली बार चीन, मैं चारे में था उस टाइम पर, तभी ये कहा गया था कि वो उस पर केंद्रित करेंगे ध्यान जिन मुद्दों को सुलझाया जा सके।
और उलझे हुए मुद्दों को तब तक रोका जाएगा जब तक वातावरण अच्छा नहीं हो जाता उनको सुलझाने का। तो ये नज़रिया तो पिछले आप देखें कि 30 साल से चलता आ रहा है, और उसी के चलते सीमा पर आपने शांति बनाए रखने का तो देखा माहौल बना हुआ है, और उसके साथ साथ भारत और चीन के खासकर आर्थिक संबंध के कितना बदलाव आया, परिवर्तन आया। आप देखें कि आज व्यापार 100 अरब डॉलर से निकल चुका है आगे, चीन का निवेश 8 बिलियन डॉलर हो चुका है भारत में, ई कॉमर्स में पूरी तरह से चीन है। और इसके अलावा दूसरे देशों पर भी अब कोशिश है कि मिलकर किस तरह से परियोजनाएं दूसरे देशों में की जाएं, क्योंकि भारत का जो नज़रिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर वो नकारात्मक है, वो हमें चिंताएं हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की संप्रभुता पर चोट करता है। चीन ये समझता है कि भारत को उसमें जोड़ना शायद बहुत मुश्किल है, इसलिए दूसरे किस आयामों में, दूसरे किसी तरीक़ों से उसको किस तरह से कार्यान्वित किया जाए कि भारत उनसे जुड़े आर्थिक तरीके से, और दोनों आर्थिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ें जुड़कर। तो सीमा की एक तो ये कि जो अहमियत थी पहले उसमें बदलाव आया है, और ये केवल भारत में ही नहीं आया। आप देखें कि जो भूमि पर संप्रभुता का पूरा जो डिबेट था वो 17वीं शताब्दी वाला नहीं है। आज भूमि पर संप्रभुता का वो जो सेंट्रलिटी थी, जो उसको बहुत ज़्यादा महत्व मानते थे, उसमें तब्दीली आई है। देश आज आदान प्रदान में, लोगों के आने जाने में और कई तरह से हिस्सेदारी बनाने में जुड़ जाते हैं। चीन और भारत भी इसी तरह से जुड़े हुए हैं बहुत सी चीज़ों में। तो अब मुझे लगता है कि खासकर तीसरी बात ये बड़ी मैं जल्दी से कहना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा कि अनौपचारिक शिखर वार्ता की बात है, उसका ढांचा और प्रकृति ही ऐसी है कि ना तो उसमें कोई एजेंडा होता है, और क्योंकि एजेंडा नहीं होता इसलिए कोई आउटकम की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं, उम्मीद नहीं होती उसमें। होता यह है कि दो नेता एक खुले माहौल में अपने दृष्टिकोण को साझा करते हैं कि विश्व को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और ख़ासकर चीन के इतिहास में तो ये हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई एक बड़ा राष्ट्र नेता उभर कर सामने आता है, वो चाहे माओ हो या उसके बाद तंग शाओपिंग हो, तो वो इस तरह के वार्तालाप में कभी भी स्पेसिफिक इश्यूज़ पर बात नहीं करता है, वो दर्शन की बात करता है, वो सामरिक निर्देशन विश्व को कैसे दिया जाए उस पर बात करता है। स्पेसिफिक इश्यूज़ जो हैं वो छोटे नेताओं के लिए छोड़ दिए जाते हैं। वुहान में भी ठीक वैसा ही हुआ। हमें कई महीनों बाद पता चला कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहाँ एक 2+1 मॉडल की ऑफर की थी, और भारत ने उस बात को मान भी लिया। वहाँ बाद में पता चला इस बात का कि दोनों नेताओं ने एक निर्णय लिया था कि सामरिक निर्देशन देंगे अपनी सेनाओं को कि सीमा पर शांति बनाई रहे। इसी तरह से वो जो आप शुक्रवार शाम को और शनिवार सुबह देखने वाले हैं महामल्लापुरम में, वो आपसी दोस्ती का प्रदर्शन आप देखेंगे, पर उसमें निर्णय क्या लिए गए वो आपको आने वाले महीनों में पता चलेगा। तो उसका ढांचा और प्रकृति ही ऐसी है कि आप सोचें कि सोमवार के आपको मीडिया में पता लग जाएगा क्या क्या निर्णय लिए, ये उम्मीद ही गलत होगी। उसके नतीजे आने वाले समय में होंगे, और दोनों देश एक दूसरे की अहमियत को अच्छे से समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैं अरविंद साहब से थोड़ा सा अलग हटके कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि चीन की अहमियत, पाकिस्तान की अहमियत चीन के लिए आज भारत से ज़्यादा है। भारत की अहमियत चीन के लिए लगातार बढ़ती जा रही है, ये जानना ज़रूरी है। और उसी एक दृष्टिकोण से हम जो अपना रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है और कई मुद्दों के साथ जो एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मुद्दा जटिल है भारत को उसमें शामिल होने का, उस पर भी दृष्टिकोण कैसे साझा होते हैं, क्या सहमति बनती है, वो एक मुद्दा बहुत ज़रूरी होगा। आतंकवाद को लेकर क्या नज़रिया बनता है, आप देखें कि दिसंबर में तय हो चुका है कि दोनों सेनाएं फिर से अभ्यास करेंगी आतंकवाद से लड़ने की, हमेशा से करती आई हैं 2007 से। तो इस तरह से जो साझा करना है अपनी समझ को, वो एक बहुत ही अलग स्तर की बात है। पाकिस्तान उस स्तर में है ही नहीं, पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अलग तरह से है चीन की, पर जो स्तर भारत की हिस्सेदारी का बनता हुआ नजर आता है चीन के साथ, उसका स्तर बहुत अलग है। इसलिए भारत की अहमियत उनके लिए बहुत ज्यादा है। कई मसले हैं जिन पे चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल हम संभावनाएं तराशने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो निर्णायक रिजल्ट्स होंगे वो तो बाद ही में सामने आएंगे। लेकिन अरविंद जी, हम बात करते हैं जब महामल्लापुरम की, तो जो पढ़ रहा था मैं कहीं तो ये कि वो चीन से उसका संबंध करीबन 2000 साल के आसपास का है। तो फिर ऐसे में हम जब बाकी एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, पहलुओं की बात कर रहे हैं, तो क्या माना जाए इस लिहाज से ऐतिहासिक बल भी मिलने जा रहा है इस मुलाकात के बाद? देखिए, चीन जो है वो आजकल अपना इंडियन ओशन स्ट्रेटजी में वो ये बार बार कहते हैं कि वो इंडियन ओशन में पहले भी आए हैं और वहाँ रह चुके हैं, और उनके यहाँ एडमिरल्स जांगे वगैरह आए हैं, वो एक अलग बात है। और महाबलीपुरम क्यों चुना गया और उसकी क्या महत्ता है वो ठीक है, आई मीन, लेकिन मैं आई वांट टू कम बैक टू उसके जो कोर इश्यूज हैं। बात ये है कि पाकिस्तान की अहमियत चीन के लिए
काफ़ी है। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की एक अहमियत है चीन के फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन जिस तरह से चीन ने अपना प्रभाव पाकिस्तान में बढ़ाया है, 1963 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर का एक टुकड़ा चीन को दे दिया। उसके बाद ये इनका प्रभाव बढ़ता गया। न्यूक्लियर इश्यूज़ में भी इनकी बड़ी साठगांठ रही। फिर ये लोगों ने अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया। तो जो कुछ चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, उसका एक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन आता है और उसका प्रेशर हम पर पड़ता है। एक चीन और भारत के बीच में बहुत मुद्दे हो सकते हैं और हमें बात करते रहना चाहिए, अपना ट्रस्ट बनाते रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जटिल मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम तवज्जो ना दें। 1988 में आपने कह दिया कि साहब कुछ मुद्दे जो हैं वो हम बात के लिए रख लें। 1988 और 1919 तो काफ़ी समय हो गया। तो क्या ये तो जाहिर है कि वो महाबलीपुरम में तो इसके सॉल्यूशन नहीं निकलने वाले हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की बात वुहान में हुई, और उन्होंने स्ट्रेटेजिक गाइडेंस क्या या नहीं दी जा सकती कि हम लोग अब किसी इस मुद्दे को जल्दी से हल कर सकें, क्योंकि ये एक इतना भारी वेट है हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर। अगर ये हट जाए तो बाकी जो पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का वो उभर के सामने आएगा। तो ये तो चीन की बात हमेशा रही है कि जो जटिल मुद्दे हैं उनको कीजिए, और एक थोड़ा चलता भी है, एक इससे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। लेकिन कब तक? द क्वेश्चन इज टू आस्क कब तक। ये ठीक है, बात भी ठीक है, 1962 का मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा है, बट वी हैव नाउ 1962 और कितने साल हो गए? तो कितने, क्या 6 शुड वी वेट नाउ 50 ईयर्स, 60 साल, 70 साल, कब तक? 10 साल, 15 साल, 20 साल? अगर हम चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं एक एशिया के लिए और ग्लोबल उसके लिए, तो जो जटिल मुद्दे हैं उनसे दूर नहीं भागा जा सकता। तो एक अगर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिल जाए दोनों साइड से इस मीटिंग में कि भाई इसको किसी तरह से निकालिए, और ये बहुत टाइम से है, तो वो बढ़ा जाता। अदरवाइज ट्रेड और ये सब चीजें तो हैं वो चलती रही हैं, वो उसमें तो बड़ी अच्छी बात है। माने कि इस मुलाकात के बाद हम अनुमानों के आईने में ही सही कोई अक्स उकेर सकते हैं क्या आने वाले समय के लिए? क्योंकि तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैं आपसे क्षमा मांगते हुए, आप मेरे जो दो साथी बैठे हैं उन्होंने पाकिस्तान को कुछ कहा, आप मेरे को 1 मिनट संक्षिप्त थोड़ा सा मैं अपना विचार रखना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान और चीन के बीच के संबंधों के 2 सबसे अहम पहलू क्या हैं? एक तो ये है CPEC और ग्वादर पोर्ट, जिसके थ्रू चाइना को कनेक्टिविटी मिली है इंडियन ओशन में, बजाय मलक्का स्ट्रेट से आने के वो सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं। ये एक बहुत अहम पहलू है उसके लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर। और दूसरी है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि शिनजियांग उइगुर में वहाँ पर जो कनेक्शन है सेंट्रल एशिया से, और जो पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं उससे उनको सहारा मिलता है, तो उसमें उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर आप जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को छोड़ दें, वो तो इस्लामोफोबिया जो पाकिस्तान ने पैदा किया है उसकी सजा खैर कभी ना कभी मिलेगी उसको, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन अगर आप ये देखिए, अगर बीच में इंडिया नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता, तो क्या चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती? मेरे ख्याल नहीं। तो पाकिस्तान इस लिहाज से उसके लिए बहुत ज़रूरी है चाइना के लिए, क्योंकि जो चाइना इंडिया इक्वेशन है, जो उसका संबंध है, उसमें पाकिस्तान एक बहुत महज एक पॉन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, एक प्यार चल रहा है वो। तो उसके लिहाज से पाकिस्तान ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम चीन के साथ अपने रिश्ते में पाकिस्तान को मुद्दा बना के चलेंगे, तो हम अपने रिश्तों को एक छोटा कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये अनुमान की बात नहीं है ये। दरअसल बात ये है कि हम लोग जब भी ऐसी कोई बातचीत होती है, इतने महत्वाकांक्षी लोग हैं कि हम समझते हैं पूरी हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो एक बातचीत में हल हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। दोनों देशों के जब नेता मिल रहे हैं और ये एक आधे दिन की मुलाकात है, 7 घंटे आपस में मिलेंगे, 7 घंटे में जो उनके मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चीन और भारत विश्व के 2 महत्वपूर्ण देशों के लिहाज से उनके बीच में जो भी दरारें हैं या जो भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं वो। ये बस खाली हम इतना कह सकते हैं कि जो हमारे बीच के फ़र्क हैं वो फ़र्क इतने नहीं बढ़ने चाहिए कि हम एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें और एक दूसरे की जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर गौर करें।
जैसे कश्मीर के ऊपर ठीक है। चीन को नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम पर, बोला क्यों, ये समझने की जरूरत है जी। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब जैसे कि सर भी कह रहे हैं कि देखिए आप चुप नहीं हो सकते, आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, आप कॉमा लगाइए फिर बात को बढ़ाइए फिर चाहे कॉमा लगा लीजिए, लेकिन सर इसका भी तो कोई टाइम फ्रेम तय होगा ना, ये कब तक चलेगा असल में? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान चीन की मजबूरी है और परेशानी है, भारत जो है वो चीन की उम्मीद है और चुनौती भी है। तो रिश्तों को अलग दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। यदि आप अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं तो ये समझेंगे कि उनको पिछले 50 साल में किस तरह से हमने बनाया वो एक अच्छा नज़रिया नहीं है अगले आने वाले 50 साल को समझने के लिए। आने वाले 50 साल में हमारे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी महत्ता है वो कम हो जाएगी, बदल जाएगी, परिवर्तनशील रहेगी। आज जो व्यापार का हमारा आदान प्रदान है उसमें बहुत बड़ा डेफिसिट एक इशू है। जब व्यापार ही नहीं था तो डेफिसिट इशू नहीं था, तो नए इशू है। जब दोनों देशों का तालमेल क्षेत्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर बदलता नजर आता है तो नई चुनौतियां सामने आएंगी। तो ऐसा नहीं कि हमारी पिछली सोच क्या थी उसको लेकर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सीमा का जैसे हम बार बार बात करते हैं, तो सीमा को लेकर मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्तों में आज कोई रुकावट है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सीमा का जो तनाव अक्सर बनता है वो केवल अपनी जो अप्रसन्नता है उसको जतलाने का एक जरिया तक बनकर रह गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है उसका आज अहमियत दोनों देशों के लिए। कोई रुकावट नहीं वो डालता आपसी संबंधों पर। तो उसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं दोनों तरफ से। अभी आप देखें कि जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पांगोंग लेक के उत्तर क्षेत्र में फिर से घुसपैठ हुई और धक्का मुक्की हुई थोड़ी सी, पर कभी भी ये 67 के बाद एक गोली नहीं चली सीमा पर। और तरह तरह के मैकेनिज्म बने हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके बातचीत से उसको सुलझाया जाता है। तो दोनों तरफ से नजरिया ये नहीं होता कि आप उसको युद्ध में बदल देंगे। कभी कभी गीदड़ भभकी दी जाती है, कभी कभी इधर से कभी उधर से, पर किसी को भी ये विश्वास नहीं होता कि चीन और भारत उसको वहां तक लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं इतनी जुड़ी हुई हैं आज कि उनको उस तरह का ऑप्शन ही नहीं है उस तरफ अपने रिश्तों को ले जाने का। तो इनका जो शिखर सम्मेलन है जिसको अनौपचारिकता का हमने एक तरह से पहनावा दिया है, उसमें यही है कि किस तरह से नए तरीकों से सोचा जाए कि भारत और चीन अपना तालमेल ऐसे बनाएं कि दोनों को उससे फायदा हो। ठीक है, तो ये मुलाकात अनौपचारिक जरूर है, लेकिन कुछ औपचारिक चीजों की नींव कम से कम इस मुलाकात के जरिए रखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। देश देशांतर में आज बस इतना ही, लेकिन आप हमारा एक कार्यक्रम YouTube के जरिए भी देख सकते हैं और आप जानते हैं कि आपके रिएक्शंस, आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।